गुड इवनिंग माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 9th के बच्चों, आज एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए साइंस के वीडियो लेक्चर में, जो कि है बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने कुछ दिनों पहले रिसेंटली सेल चैप्टर फिनिश किया था, अचानक से दोबारा से बायोलॉजी क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि अगर बायोलॉजी का ये पहला वीडियो आपको बनाया जा रहा है सेकेंड यूनिट का, और इमीडिएटली सेल खत्म कराने के बाद बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जितना भी मैंने आपको दिया है सेल में ज्ञान, वो सारा ज्ञान, वो सारी नॉलेज टिश्यूज के चैप्टर में बखूबी काम आती है। यही वजह है कि रिसेंटली सेल के पूरे वीडियो लेक्चर्स को फिनिश करने के बाद मैंने टिश्यूज को सही समय पर इमीडिएटली सेल के बाद शुरू करना ठीक समझा। तो एनी स्टूडेंट या आप में से कोई भी बच्चा जिसने टिश्यूज से पहले या इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले वाले सेल के वीडियोस नहीं देखे हैं, या कोई बच्चा आज ये वीडियो ही पहली बार देख रहा है और इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं देखा है, तो मेरी सजेशन है डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों कि टिश्यूज के चैप्टर को देखने से पहले सेल की पूरी सीरीज को जरूर खत्म करें। मैंने सेल के सभी वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी, जिसका नाम है टिश्यूज। सवाल आता है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये टिश्यूज क्या होते हैं? इनका जिक्र, इस शब्द का जिक्र पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं सेल से दोबारा रिपीट करूंगा और टिश्यूज की शुरुआत करूंगा। सो आज का ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे एंड देन धीरे धीरे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि टिश्यूज होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली टिश्यूज। ये टिश्यूज क्या चीज है? तो आप सब जानते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक बांटा गया था इस बेसिस पे कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल मौजूद है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल मौजूद हैं। यानी अगर मैं हम इंसानों की या जानवरों की बात करूं तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मतलब कि हमारा शरीर किसी एक प्रकार के सेल का नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के बहुत सारे अलग अलग सेल से मिलकर बना है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेकेड आई से शायद दिखाई भी ना दे। ऐसी एक दुनिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जहां महज पूरा शरीर एक छोटे से सेल का बना होता है, मतलब सेल ही सब कुछ है। आपने सेल मार दिया तो समझो शरीर ही मर गया। तो देयर आर some living organisms which are so minute, which are so small that they just consist of one cell. Such organisms are called as unicellular organisms. तो unicellular organisms को अब हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। वजह क्या है आपको बताना चाहूंगा कि वजह क्या है। सुनो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्योंकि मैंने कहा कि एक नहीं, एक से कई ज्यादा, एक प्रकार के नहीं, विभिन्न प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं, और वो सभी सेल्स शरीर में, चाहे वो जानवर का शरीर हो, चाहे वो किसी प्लांट का शरीर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एक बड़ा अच्छा खासा अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके शरीर में एक नहीं विभिन्न प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे। आपका शरीर, मेरा शरीर, जानवरों का शरीर, पेड़ पौधे पक्षियों का शरीर, तो हम सबके शरीर में जितने भी विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं वो बॉडी में अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद है, और हर एक सेल दूसरे सेल के जैसा इंटरनली भले ही सेम होगा, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन सेम नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज भले ही सेम नहीं होगा। माना कि सेल मेम्ब्रेन सबके पास है, माना कि साइटोप्लाज्म सबके पास है, माना कि सेल के काम करने में उसकी मदद के लिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो भी सबके पास है। किसी के पास कोई एक स्पेसिफिक है ज्यादा, किसी के पास कोई एक स्पेसिफिक है कम, किसी के काम में है कोई ज्यादा तो किसी के काम में वो दिखाता है दम। ये सारी चीजें जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में हो रही हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का काम हो रहा है। इस काम के बंटवारे को, इस काम के द्वारा करे जाने वाली नीति को, या इस काम के द्वारा या इस काम को करने के प्रोसेस को अलग अलग सेल्स हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशंस में कैरी आउट करते हैं। और इसी को मैंने 9th क्लास के ही बायोलॉजी के ही पहले चैप्टर में डिवीजन ऑफ लेबर कहा था। सो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर?
डिवीजन ऑफ लेबर का बहुत सिंपल हिंदी में अगर मैं वार्तालाप करूं तो लेबर का मतलब होता है काम। एक काम करने वाला लेबर हमारे घर में आता है जो मकान बनाने में या किसी भी प्रकार के काम को करने में हमारी मदद करता है। हम उसे कहते हैं भाई साहब आप काम करने वाले हो, काम करो और चले जाओ, आपका पैसा जो भी है आप लीजिए। तो लेबर मींस काम करने वाला। अब आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मींस लेबर यानी काम करने वाला या काम करने वाले का काम बांटना। भाई थोड़ा आप कर लो, थोड़ा मैं कर लेता हूं, थोड़ा वो करेगा, थोड़ा मैं कर लूंगा, तो मेरा काम मुझे करने दो, आपका काम आप करो। तो जिस तरह से हमारे स्कूल्स में हमारे गार्डनर की अगर मैं बात करूं तो गार्डनर का काम होता है स्कूल के अंदर गार्डनिंग का काम देखना। ठीक उसी तरह स्कूल में लाइब्रेरियन का काम होता है लाइब्रेरी देखना, कंप्यूटर टीचर का काम होता है कंप्यूटर का काम देखना। ऐसे ही आपके स्कूल में कई सारे अलग अलग काम हो रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गन्स में, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो बॉडी का कोई इंटरनल ऑर्गन ही क्यों ना हो, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, स्टमक हो गया, एनीथिंग, हर जगह बहुत सारे सेल्स मिलकर काम कर रहे हैं। यानी एक सेल नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी फॉर्म अ क्लस्टर। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इसी बात से आएगी हमारे इस चैप्टर के नाम की प्रॉपर डेफिनेशन। जी हां, मैं टिश्यू को डिफाइन करने जा रहा हूं। अगर आपको सवाल आ जाए डिफाइन टिश्यू तो डेफिनेशन याद करने से पहले उसके मतलब को समझो। तो जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बात मतलब की बात है। तो हमारे शरीर में अलग लोकेशंस पे विभिन्न प्रकार के सेल्स मिलकर कर रहे हैं काम। सो व्हेनेवर इन एनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, whenever in any multicellular organism, the group of cells form a cluster at a particular place and perform a particular function. हर एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ सेल्स मिलकर कोई एक प्रकार का काम करेंगे। जैसे मेरे ब्रेन के सेल्स मिलकर मुझे थिंकिंग के प्रोसेस में मदद करते हैं, मेरी बॉडी के मसल के सेल्स मिलकर मेरी बॉडी को मूव कराने में मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरी आंखों में पाए जाने वाले सभी सेल्स मुझे आपको देखने में, आपकी आंखों में पाए जाने वाले सेल्स मुझे देखने में मदद कर रहे हैं। मेरे कानों में पाए जाने वाले सारे सेल्स मुझे सुनने में मदद कर रहे हैं। मेरे गले से निकलने वाली आवाज, मेरी नाक पे आने वाली खुशबू या बदबू, मेरी जीभ पे आने वाला टेस्ट या मेरी बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शन हैं वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मेरे शरीर में, आपके शरीर में, हम सबके शरीर में कुछ सेल्स के ही द्वारा कैरी आउट किए जा रहे हैं। और यही सेल्स अकेले नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप की फॉर्म में, क्योंकि ये क्लस्टर की फॉर्म में है, तो ये सेल्स का जो ग्रुप है, ये सेल्स का जो क्लस्टर है, ये सेल्स का जो भंडार है, एक जगह पे रहकर शरीर में जो स्पेसिफिक काम कर रहा है उसे अब इंग्लिश में तो ग्रुप ऑफ सेल्स कह सकते हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स कह सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में एक नया टर्म मिलता है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। बिल्कुल सही आपने सुना। एक बच्चा कहता है सर क्या इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी, सीधा पॉइंट पे आते ना, सेल्स के क्लस्टर को टिश्यू कहा जाता है। मैं पॉइंट पे आ सकता था, मैं ये बात पहले भी कह सकता था, लेकिन मुझे एक बीमारी है। बीमारी जानते हो किस चीज की? आपको देने की पूर्ण ज्ञान, पूरी नॉलेज। और ये बीमारी से मैं बड़ा खुश हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को 2 बात फालतू बताऊंगा, लेकिन तब तक बताऊंगा जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि हाँ यार ये बात मैं अच्छे से बता चुका हूं। दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई वांट टू मेक थिंग्स नॉट जस्ट क्लियर बट क्रिस्टल क्लियर। और क्लियर में और क्रिस्टल क्लियर में फर्क होता है। मीठा आम और बहुत मीठा आम में फर्क होता है। अच्छा बच्चा और बहुत अच्छा बच्चा में फर्क होता है। समझ आया और मजा आया में फर्क होता है। सो आई जनरली ट्राई टू गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ समझ आया प्लस मजा आया, लाजवाब, सब कुछ क्लियर हुआ। दिस इज द रीजन कि एक ही बात को बताने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन आपके फायदे के लिए जो भी हो रहा है आपके फायदे के लिए हो रहा है। मैं भी तो अपना टाइम बचा सकता था ना, बट नहीं, आपका टाइम आपके लिए यूटिलाइज करवाना ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, मैंने बातों बातों में टिश्यू की डेफिनेशन आपको बता दी है।
अब सवाल ये आता है सर चलो ठीक है, माना कि हमारे शरीर में ग्रुप ऑफ सेल्स अलग 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 जगहों पे काम कर रहे हैं, यानी मेरे स्टमक में पाए जाने वाले सेल्स मिलकर डाइजेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरी मसल में पाए जाने वाले सेल्स मेरी बॉडी को मूव कराने में मदद कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे लंग्स में पाए जाने वाले सेल्स मुझे ब्रीदिंग करने में मदद कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे ब्रेन में पाए जाने वाले सेल्स मेरे थिंकिंग प्रोसेस को सोचने में, समझने में, सेंसेशन आना, सेंसेशन जाना, इस सब में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, जो भी मेरे शरीर में एक चीज एक जगह से दूसरी जगह है जा रही, वहां जाके है आ रही, एक जगह है ट्रांसपोर्ट हो रही, या व्हाटएवर थिंग्स आर हैपनिंग इन माय बॉडी, वो ब्लड सेल्स के थ्रू हो रहा है, ऑब्वियसली। यानी कहीं ना कहीं मैंने आपको बातों बातों में यह बता दिया कि कैसे हमारे शरीर में ग्रुप ऑफ सेल्स, जिन्हें अब हम ग्रुप ऑफ सेल्स इंग्लिश में ना कहकर बायोलॉजी की भाषा में टिश्यू कहेंगे। सो आपको समझ आ गया दैट व्हाट इज अ टिश्यू। अब मेरा क्वेश्चन कि अगर एक काम को करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो एक प्रकार का टिश्यू, एक काम को करने वाले बहुत सारे सेल हैं तो वो एक प्रकार का टिश्यू, और वही दूसरी और एक दूसरे काम को करने वाले फिर कुछ सेल्स हैं तो वो एक प्रकार का टिश्यू। जब सेल्स के द्वारा किए जाने वाले काम नहीं है सेम, जब हमारे शरीर में सेल्स के द्वारा किए जाने वाले काम नहीं है सेम, उनके द्वारा खेले जाने वाले गेम भी नहीं है सेम, गेम मींस काम, यहां पे गेम मैंने राइमिंग बनाने की कोशिश करी है कि भले ही हमारे शरीर में अलग अलग लोकेशन पे सेल्स के द्वारा किए जाने वाले काम नहीं है सेम, तो कैसे होंगे उनके सेम नेम? मतलब डेफिनेटली because their functions are not same, that is why their names will also be not same, that is why they will have different name। यही वजह है कि हमारे शरीर में अलग 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 जगहों पे पाए जाने वाले टिश्यूज के नाम अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे उनके काम अलग होते हैं। यही चीज आपको मैंने थोड़ी देर पहले डिवीजन ऑफ लेबर में समझाई। लाइब्रेरी में काम करने वाले सभी लोगों को लाइब्रेरियन का किरदार दिया जा सकता है, हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी लोगों को हेल्थ प्रोफेशनल्स कहा जा सकता है, यस और नो। एक मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर की टीम्स को डॉक्टर्स कहा जा सकता है, मशीनों को ठीक करने वाले मैकेनिक्स को मैकेनिक्स या इंजीनियर्स कहा जा सकता है। तो क्योंकि सबके काम है अलग, इसलिए सबके नाम है अलग। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में या किसी पेड़ या किसी पौधे के शरीर में टिश्यूज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब समझना यह है कि सर ये टिश्यूज जब शरीर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ साथ हमें नजर आती हैं? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ये दोनों शब्द आप सुनने पे फोकस करो। आपको लग रहा होगा कि मैं चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि पिक्चर देखने के लिए जल्दी समझ आती है, लेकिन अगर किसी पिक्चर पे बुक लिख दी जाए ना और आपको कह दिया जाए कि भैया ये बुक पढ़ लो बिना पिक्चर देखे, तो शायद बुक इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी जितनी अच्छी पिक्चर समझ आएगी, और पिक्चर देखने के बाद बुक पढ़ने का आनंद कुछ और ही होगा। इसलिए इफ आई एम परफॉर्मिंग फॉर यू इन दिस वीडियो, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो सिर्फ इसलिए कि आपको चीजें समझ आए। जो इंपॉर्टेंट लिखने वाली बातें होंगी वो वक्त आने पे मैं लिखूंगा भी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, इसलिए इस इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट बातें अब आपको बताने जा रहा हूं। एक जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, दूसरी बात जिसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब सवाल ये आता है कि सर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है? एक शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जगह पे पाए जाने वाला सेल जब धीरे धीरे ग्रो करता है और अपने ही जैसे कुछ नए सेल्स को जन्म देता है, तो किसी भी शरीर में किसी भी सेल के द्वारा ग्रो करना और अपने ही जैसे नए सेल को जन्म देना इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड हो रहा है। आप मैं हम सब जब तक हमारा जन्म नहीं हुआ था तब तक हम सब लोग हमारे मदर के यूटरस में, यानी जब हमारी मां प्रेग्नेंट हुई थी तो हम महज एक छोटा सा सेल थे। यानी जब हमारे पेरेंट्स ने हमें इस धरती पे लाने का निर्णय लिया तो हमारी मदर प्रेग्नेंट हुई। हमारी मदर प्रेग्नेंट हुई तो उनके यूटरस में यू, मी एंड वी एवरीबॉडी वाज जस्ट अ सिंगल सेल। 9 महीने की प्रेगनेंसी के लंबे समय में हम वो छोटा सा सेल एक छोटे बालक के रूप में इस धरती पे आए। इसका मतलब कि उस एक छोटे से सेल को एक बालक का रूप धारण करने में
9 महीने का वक्त लग गया। इस पूरे टाइम पीरियड में यानी उस छोटे से सेल ने धीरे धीरे करते 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 अपने आप को ग्रो किया होगा, अपने जैसे नए सेल्स को जन्म दिया होगा, और उन सेल्स ने जब अपने आप को देखा होगा कि यार हमने इससे जन्म लिया है लेकिन हमारा काम इसके जैसा नहीं है, ये अलग काम कर रहा है, हम अलग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने काम के अनुसार अपने आप को बदला होगा। तो किसी भी एक सेल का किसी दूसरे सेल को जन्म देना इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। लेकिन उस सेल का अपने अंदर कुछ बदलाव लाना ताकि वो अलग प्रकार का काम कर सके इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आप किताब खोल के याद तो कर लोगे, लेकिन मतलब समझ आने के बाद बायोलॉजी में किसी चीज को रटना इज नॉट कॉल्ड एज रटना, इज कॉल्ड एज लर्निंग। डेफिनेशन तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बट लर्निंग कहते हैं समझने के बाद अगर किसी चीज को आप याद करते हो तो उसे इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, और बिना समझे बिना अंडरस्टैंडिंग के किसी भी चीज को याद करते हो उसे रटना कहा जाता है। तो दोबारा बता रहा हूं, सुनो। हम जब हमारी मदर के यूट्रस में एक छोटा सा सेल थे, हम धीरे 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 ग्रो हुए, हमारा चेहरा बना, आंख आई, नाक आई, दांत आया, कान आए, हाथ आया, उंगलियां आई, टांगे आई, सब कुछ आया। लेकिन जो भी ये कुछ आया, क्या ये सब कुछ एक ही काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। कानों का काम, आंखों का काम, नाक का काम, मुंह का काम, होठों का काम, उंगलियों का काम, हाथों का काम नहीं है, सबका सेम काम। दिस मीन्स कि सब ने धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट तो किया, अपने आप को अलग अलग स्ट्रक्चर, शेप, साइज दिया। यानी एक सेल ने अपने से नए सेल को जन्म तो दिया, लेकिन नए जन्म लेने वाले सेल ने अपने आप को उसके जैसा बनने नहीं दिया। तो जब किसी सेल के द्वारा एक नए सेल को जन्म है दिया जाता तो उसको सेल डिवीजन है कहा जाता, और जब किसी सेल के द्वारा अपने अंदर कोई बदलाव है लाया जाता ताकि वो उस काम को नए तरीके से कर सके, उसे सेल डिफरेंशिएशन है कहा जाता। आई होप मेरे बच्चों को समझ आ जाता। अब इतना समझने के बाद आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के बारे में मैंने जो ये बातें कही या मैंने आपको जो इनका मतलब समझाया वो क्यों समझाया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो इसी तरह से डेवलप हुए हैं। एक प्लांट के शरीर की बात करूं या एनिमल के शरीर की बात करूं तो हम सब के शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो ग्रुप में रहकर, क्लस्टर में रहकर, मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तभी उन्हें टिश्यू कहा जा रहा है। तो हम बहुत सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज आर कॉल्ड एज प्लांट टिश्यूज, एनिमल के शरीर में पाए जाने वाले टिश्यूज आर कॉल्ड एज एनिमल टिश्यूज। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या फर्क होगा। ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में बहुत फर्क होगा। अब वो सबसे बड़ा फर्क क्या है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो मेरे द्वारा प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के बीच में टोटल 3 डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। 3 डिफरेंसेस, ये 3 डिफरेंसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना आपको जरूरी है। अब क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, प्लांट के शरीर में पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं, और एक प्लांट के शरीर में उसकी थ्रू आउट द लाइफ ये सेल्स या टिश्यूज लगातार ग्रो करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट के शरीर में जो ये टिश्यूज ग्रो करते हैं इनकी ग्रोथ कभी यूनिफॉर्म नहीं होती। एक बच्चा कहता है मतलब मैं समझा नहीं। किसी भी पेड़ या किसी पौधे को आप देखिए, उसकी जितनी भी टहनियां, पत्ते या कोई भी डाल ग्रो करती है तो क्या सबका साइज, सबका लेंथ, सबका शेप, सब कुछ सेम होता है? नहीं। लेकिन जानवरों और इंसानों को अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा एक हाथ तो बड़ा हो गया और दूसरे हाथ के उगने का भी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी एक टांग बड़ी हो गई और दूसरी टांग हम कह रहे हैं उग जाएगी, भी टाइम लगेगा। भाई पेड़ थोड़ी है, पौधा थोड़ी है कि एक टहनी उग गई और दूसरी टहनी उग जाएगी, टाइम लगेगा। एक कली में फूल खिल गया, दूसरी में फूल नहीं खिला, उग जाएगा, खिल जाएगा, टाइम लगेगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। सर इससे हम क्या मीनिंग निकालें? हाँ, इससे मीनिंग क्या निकलता है वो सुनो। इससे मीनिंग ये निकलता है कि प्लांट के शरीर में जो सेल्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे रहकर
अलग अलग लोकेशन पे रहकर अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग ड्यूरेशन के अनुसार अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। कोई पहले ग्रो कर जाता है, कोई जल्दी ग्रो कर जाता है, कोई बहुत फास्ट ग्रो करता है, कोई बहुत स्लो ग्रो करता है। अभी जो ग्रो करना है ये इंग्लिश का वर्ड है, साइंस में से कहते हैं डिवाइड करना। तो क्या मैं एक सिंपल शब्दों में कह सकता हूं दैट इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स द टिश्यूज और द सेल्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ दोस टिश्यूज आर रेगुलरली डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा भी नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ का मतलब ये हुआ कि जिंदगी भर एक पेड़ उगता जाएगा उगता जाएगा उगता जाएगा। एक पॉइंट पे आकर अच्छा खासा पेड़ रुक जाता है, उसकी हाइट रुक जाती है। एक बच्चा कहता है हाइट रुक जाती है, नई पत्तियां नई टहनियां तो नहीं रुकती, वो तो लगातार रुकती है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता। यानी हमारे शरीर में अगर आपका हाथ टूट जाए तो नया हाथ नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो आपके शरीर में सेल्स डिवाइड करने थे वो एक पॉइंट एक लेवल तक डिवाइड करके रुक चुके हैं। एक पेड़ की टहनी टूट जाए या पत्ता टूट जाए तो दोबारा आ सकती है। यानी द सेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, whereas the cells present in the animal tissue are not continuously dividing. The growth of a plant tissue may or may not be uniform. कई बार यूनिफॉर्म भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी कोई हिस्सा बढ़ रहा है, कभी कोई हिस्सा नहीं बढ़ रहा है। But in case of animals, the growth of animals or the growth of animal tissues is मोर और लेस यूनिफॉर्म ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि अगर शरीर बड़ा होगा तो पूरा शरीर एक साथ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि टांग आपकी ग्रो कर रही है, हाथ आपके ग्रो नहीं कर रहे हैं। जब आप बड़े हो रहे हैं तो क्या आपको कभी किसी ने कहा था कि यार तेरी नाक आज बड़ी हो गई, तेरे कान कब बड़े होंगे? ऐसा नहीं होता। अगर किसी मनुष्य में ऐसा देखने को गलती से मिल भी जाए तो हम इंसानों में या हम जानवरों में उसे नॉर्मल नहीं माना जाएगा, उसे एबनॉर्मैलिटी के रूप से देखा जाएगा। तो वो एक अलग चीज होगी, वो एक अलग इफेक्ट होगा, वो एक अलग फिनोमेना होगा। हम अभी फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लांट के शरीर में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं या जो टिश्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस, हमारे शरीर में परफॉर्म किए जाने वाले जो फंक्शंस है वो एक प्लांट के शरीर के कंपैरेटिवली बहुत अलग है। तीसरी बात, प्लांट के शरीर में जितने भी सेल्स हैं या टिश्यूज हैं वो फिक्स्ड हैं, एक ही जगह पे फिक्स्ड है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स या टिश्यूज हैं वो फिक्स्ड प्लांट की तरह तो बिल्कुल नहीं है। फिक्स्ड का मतलब यहां पे मैं बात करूंगा स्टेशनरी की। एक बात बताइए, एक प्लांट क्या हम इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक प्लांट को अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए, खाना देने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना एक मेहनत इंसान का या जानवर का शरीर करता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि प्लांट्स का शरीर हमारे जैसा काम नहीं कर रहा, प्लांट्स का स्ट्रक्चर हमारे जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उनके टिश्यूज को मूवमेंट की जरूरत है ही नहीं। This is the reason that the tissues of the plant are fixed in their body. But in case of animals or in case of complex animals like we human beings, the tissues are not fixed in our body. मतलब हमारे शरीर में जो टिश्यूज हैं वो हमें मूवमेंट में मदद करते हैं। They are constantly moving. मशीन का ऑलमोस्ट हर एक पार्ट किसी ना किसी चीज के लिए बना होता है, और जब मशीन काम करती है तो हर एक पार्ट मूव करता है। ठीक उसी तरह अगर हम इंसानों का शरीर एक सेल की मशीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी मशीनरी में हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या हर एक पर्टिकुलर हिस्सा कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर एक ऑर्गन काम कर रहा है तो उस ऑर्गन के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल्स, भाई ब्लड हमारे शरीर में एक ऐसा टिश्यू है जो लगातार मूव कर रहा है और पूरे शरीर के हर एक हिस्से को सप्लाई हो रहा है। सबसे प्यारा एग्जांपल है, यही वजह है कि आगे जाके आप मेरे ही मुंह से सुनोगे दैट ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। वी कॉल ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स द एंटायर बॉडी। पूरे शरीर को कनेक्ट कर रहा है। मसल्स भी आपने देखा है लगातार मूव कर रही हैं। हमारी बॉडी की मसल्स ही है जो हमारे हाथों को एक्सटेंड करने में, बेंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, फ्लेक्स करने में, हर चीज में मदद कर रही है। दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट व्हाई एनिमल टिश्यूज आर नॉट फिक्स्ड।
तो अब अगर आपको मेरे द्वारा इन बातों से ये समझ आ गया है कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में फर्क क्या है, तो फिर मैं क्यों ना इन दोनों के डिफरेंसेस को अब तो टैबुलर फॉर्म में बोर्ड पे लिख ही सकता हूं, क्योंकि समझा चुका हूं। समझाने के बाद टैबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो सोचो, सुनने से एक फायदा मिला, देखकर दूसरा फायदा मिलेगा, और फायदा पहुंचाने की मुझे बीमारी है। तो चलिए मैं यहां पे सीधा बात करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, और हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट टिश्यू, डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। यानी बात हो रही है प्लांट टिश्यू की और एनिमल टिश्यू की। आइए, तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, तो मैंने 3 मेजर डिफरेंसेस की बात करी है, 3 मेजर डिफरेंसेस की। आओ सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू में आने वाले पहले पॉइंट की, और फिर बात करेंगे एनिमल टिश्यू में आने वाले पहले पॉइंट की। तो यहां बेसिक बात को लिखने में मुझे कोई अचंभा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा द टिश्यूज इन प्लांट, आई रिपीट माय सेंटेंस, द टिश्यूज और सेल्स इन प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड, इन प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड। और ये क्यों फिक्स होते हैं मैं आपको इसकी वजह बता चुका हूं, बिकॉज द प्लांट्स need not to move from one place to other place in search of food. Plants need not to move from one place to other place in search of energy. Plants do not work as complex as we human beings or as we animals work. This is the reason कि उनके शरीर में पाए जाने वाले ज्यादातर सेल्स या टिश्यूज फिक्स्ड होते हैं। However, animal tissues, the tissues present in animal body, I repeat my sentence, the tissues present in animal body, the tissues present in animal body are not fixed. The tissues present in animal body are not fixed because animals need to move, because animals move from one place, animals move from one place to other. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किस चीज में? तलाश में। किस चीज की तलाश? इन सर्च ऑफ फूड, उन्हें खाना चाहिए। इन सर्च ऑफ शेल्टर, उन्हें शेल्टर चाहिए, यानी रहने की जगह चाहिए, एक्सेट्रा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, द सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर रेगुलरली डिवाइडिंग, आई रिपीट माय सेंटेंस, आर रेगुलरली डिवाइडिंग एंड दे शो इनडेफिनिट ग्रोथ। एक बच्चा बोला इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे आके रुकने नहीं वाले, किसी एक पॉइंट पे आके रुकने नहीं वाले, बहुत समय के बाद उसकी हाइट भले रुक जाएगी, लेकिन प्लांट के शरीर में ग्रोथ होनी नहीं रुकेगी। एक पौधा, एक पेड़ जब तक जीवित है तब तक वो लगातार ग्रो करता रहेगा, यानी इसकी ग्रोथ डेफिनेट नहीं होती, वो इनडेफिनेट होती है। एनिमल टिश्यूज की अगर मैं बात करूं, तो द सेल्स ऑफ एनिमल टिश्यूज शो, द सेल्स ऑफ एनिमल टिश्यू, सेल्स कह लीजिए, या मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं, सेल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेल्स का जो क्लस्टर है वही तो मिलकर टिश्यू कहला रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो द सेल्स ऑफ एनिमल टिश्यू डेफिनेटली शो अ डेफिनेट ग्रोथ, यानी वो एक डेफिनेट ग्रोथ का पैटर्न शो करते हैं, एक डेफिनेट ग्रोथ शो करते हैं, जो कि आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेट ग्रोथ होती है, एक डेफिनेट एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं। एंड ऊपर से and it is moreover uniform, uniform मतलब कि पूरा शरीर यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो करता है, लेकिन प्लांट टिश्यूज में पूरा शरीर यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो नहीं करता है। यहां पे हम लिखेंगे इनडेफिनेट ग्रोथ, एंड ऊपर से इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ, ऊपर से इट इज नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। यहां पे लिखूंगा द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शंस, उसके फंक्शंस इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स, बट मैं यहां लिखूंगा एनिमल टिश्यूज आर मच कॉम्प्लेक्स, एनिमल टिश्यूज आर मच कॉम्प्लेक्स, एनिमल टिश्यूज
आर मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर। यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटेल में उनको समझा, जाना, परखा, समझा आसानी से नहीं जा सकता। कई सब कुछ चीजें जानने की हमें कोशिश करनी पड़ती है। प्लांट का स्ट्रक्चर सिंपल है, सीधा सीधा बात करिए भाई, तुम्हारा स्ट्रक्चर ये, तुम्हारा साइज ये, तुम्हारा शेप ये, तुम्हारा फंक्शन ये, तुम्हारी लोकेशन ये, तुम्हारा काम ये, और तुमने ये चीज ऐसे करी। बिकॉज उन्हें ग्रो नहीं करना है उस तरीके से जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, उन्हें फंक्शन नहीं करना है उस तरीके से जैसे हम फंक्शन कर रहे हैं। उनका क्या है, पूरी जिंदगी भर ग्रोथ चलती रहेगी, इनडेफिनिट, लेकिन हमारी डेफिनेट है। एक पॉइंट पे शुरू होगी और एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे, आप मैच्योर होते हो, ग्रो नहीं होते हो। बड़े होने के बाद आपको कोई नहीं कहता जब मैं बड़ा बेटा बनूंगा। अरे और कितना बड़ा हो गए, बड़े हो गया। दिस मीन्स दैट ऑब्वियसली बात है, बड़ा होने की एक एज है। आफ्टर 18, आफ्टर 20, टिल द एज ऑफ 18-20 आप बड़े हो जाते हैं। अभी आप छोटे हैं, मैं 9th क्लास के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, तो 9th क्लास के बच्चों को भी बड़ा होना बाकी है। आप बड़े होंगे, अभी बेफिक्र रहिए। अगर आप अभी 13 या 14 साल के हैं तो आपको बड़ा होना है। 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र तक आपका शरीर एक मैच्योरिटी हासिल करेगा। उसके बाद शरीर में बदलाव आएंगे, चेहरा बदलेगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी आएगी, बॉडी हेयर्स ग्रोथ होंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं बदलेगा चेहरा, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल बदल जाएगा, हाँ, बट यू विल लुक मोर मैच्योर। सो देयर विल बी नो ग्रोथ बट देयर विल डेफिनेटली बी सम चेंजेस। और ग्रोथ को हम सेल डिवीजन कहते हैं और चेंजेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको समझ आया व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। बिल्कुल सही, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बार देखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोर्ड पे जो जानकारी है ये जानकारी आपके सामने, आपको डिटेल में समझ आनी चाहिए कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। आई होप दिस इज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। अब सवाल आता है सर, चलो ठीक है, प्लांट टिश्यू का जिक्र कर दिया, एनिमल टिश्यू का जिक्र कर दिया, अब क्या है इस चैप्टर में? अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और मुझे ये कहने से ज्यादा ये कहने में मजा आएगा कि पिक्चर अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ बचा है। अभी तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है, सिर्फ बातें करी है मैंने, अब पढ़ाना शुरू कर रहा हूं वो जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बच्चा कहता है क्यों, जो अब तक पढ़ाया क्या वो एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा? पूछा वो भी जा सकता है, लेकिन ये बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स है, तो बेसिक्स ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर इन डिटेल। सो अब हम मोर इन डिटेल वाली बातें कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला इस चैप्टर का टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। और चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, सिलसिला शुरू हो चुका है, खत्म होने में समय लगेगा। तो क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यूज है, तो एनिमल टिश्यूज को पढ़ने में समय भी ज्यादा लगेगा और एनिमल टिश्यूज को पढ़ाने वाली डिटेल भी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया का कोई भी मुश्किल काम करने से पहले आसान काम आपको आना चाहिए। समुद्र में गोता लगाने से पहले नदी में तैरना आना चाहिए, नदी में गोता लगाने से पहले या नदी में तैरने से पहले आपको तालाब में तैरना आना चाहिए, तालाब में तैरने से पहले आपको स्विमिंग पूल में तैरना आना चाहिए, और स्विमिंग पूल में तैरने से पहले बाथरूम में तैरना आना चाहिए, यानी बाथरूम में नहाना आना चाहिए। यानी पानी का सामना आप डायरेक्टली समुद्र में कूद के नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, कॉम्प्लेक्स स्विमिंग है जो आपके काम आएगी। ठीक उसी प्रकार मैं सीधा एनिमल टिश्यूज पे जंप नहीं करूंगा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्लांट टिश्यूज। आइए जानते हैं क्या जानना है। तो बेसिक जानकारी दूंगा, पहले सुनो, फिर आपको सीधा मुद्दे पे लेके जाऊंगा। प्लांट टिश्यूज आर जनरली फाउंड टू बी, आई रिपीट माय सेंटेंस, सुनना मेरी बात, प्लांट टिश्यूज आर जनरली फाउंड टू बी कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स which grow in the body of a plant for some period of time and after some period of time they become dead। सेल ही मर गया। अब वो डेड का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है, मेरी बात सुनना, हम इंसानों में अगर सेल डेड हो जाए तो वो सेल किसी काम का नहीं रहता, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट के टिश्यूज में अगर कोई सेल डेड हो जाए तो तब भी वो सेल प्लांट के केस में काम का माना जाता है। हां, ये बहुत प्यारा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी का ये बहुत प्यारा फैक्ट है कि एनिमल सेल्स में या एनिमल टिश्यूज में अगर कोई सेल मर जाता है या कोई सेल डेड हो जाता है तो वो सेल जो काम कर रहा था अब वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन प्लांट के केस में
अगर कोई सेल डेड हो जाता है तो वो सेल भले ही वो काम ना करे जो वो कर रहा था, लेकिन अब वो कोई नया काम जरूर करेगा। एक बच्चा कहता है इसका मतलब मरा ही इसलिए होगा क्योंकि उसे नया काम करना है। यस, शरीर ऑफ प्लांट्स में, प्लांट के शरीर में कोई भी लिविंग सेल मरता ही तब है, वो डेड ही तब होता है जब वो कहता भाई जीते जी तो मैंने किया था काम, अब नहीं बचा वो करने वाला और काम, क्योंकि मेरे पास आ गया एक नया काम, तो मैं मर के ही करूंगा वो काम। हाँ, प्लांट के शरीर में सेल कहता है भाई जीते जी तो मैं कर रहा था काम, तो जितना था करना मुझे पहले पूरा कर दिया वो काम, अब नहीं बचा मेरे पास करने को कोई और काम, क्योंकि मुझे करना है एक नया काम, तो मर के ही करूंगा मैं वो नया काम। दिस इज द रीजन कि उस सेल का प्लांट टिश्यू में, लिविंग से डेड में तब्दील होना बहुत जरूरी है, और सेल के तब्दील होने के ही प्रोसेस को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ आया। सो दिस मींस दैट द प्लांट विल हैव टू टाइप ऑफ टिश्यूज, एक वो टिश्यूज जो लिविंग सेल से बने और एक वो टिश्यूज जो डेड सेल से बने। लिविंग सेल से बने वाले टिश्यूज लगातार प्लांट के शरीर में कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में लिविंग सेल्स प्लांट के शरीर में ग्रोथ का काम करते हैं, लेकिन डेड सेल्स प्लांट के शरीर में मजबूती का काम करते हैं। फिलहाल मैं मजबूती का काम करने वाले डेड सेल्स का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेकिन बातों बातों में यह तो बता सकता हूं कि प्लांट के शरीर में पाए जाने वाले प्लांट टिश्यूज कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक वो जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, एक वो जो ग्रो नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई और काम कर रहे हैं, और जो ग्रो कर रहे हैं वो जीवित हैं, और जो ग्रो नहीं कर रहे हैं वो मृत है, यानी मर चुके हैं। क्या नाम है इनका? द टिश्यूज which consist of living cells, जिंदा cells, are called as meristematic tissue, and those tissues which consist majoritarily, कुछ लिविंग भी होते हैं, majoritarily कुछ लिविंग भी होते हैं, majoritarily of dead cells are called as permanent tissue। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सीधा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पे लेके जा रहा हूं। यानी इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा जो अब आपको बात बताई जाएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको सुनकर ही बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं क्या बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। मेरा टॉपिक शुरू हो चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये टॉपिक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट टिश्यूज को क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। क्योंकि हम प्लांट टिश्यूज को क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं तो उन्हें 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बिल्कुल सही, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, या सबसे पहला जो टिश्यू है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स को एक नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं मेरिस्टम सेल्स। मेरिस्टम सेल से बनकर मिलकर बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे प्रकार का टिश्यू है क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। एक बच्चा बोला भाई क्या होता है ये परमानेंट टिश्यू? ऑब्वियसली बात है कि परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो ज्यादातर डेड सेल्स होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है लिविंग सेल्स होंगे जो लगातार ग्रो करेंगे, और परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि डेड सेल्स होंगे, यानी उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया है, ग्रो करना बंद कर दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जब सेल ही डेड हो चुका है, जब ग्रो ही नहीं कर रहा है तो फिर काम कैसे कर रहा है? अब प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताई थी कि डेड टिश्यू ने ग्रो करना बंद किया है। ये कहां लिखा है कि काम करना बंद किया है? तो परमानेंट टिश्यू प्लांट को मोस्ट ऑफ द केसेस में मजबूती, ताकत, रिजिडिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक बड़े से बड़े पेड़ के पास आ जाइए, पेड़ का तना होता है जो बार्क ऑफ द ट्री होता है, ये जो एक बड़े से बड़े बार्क ऑफ द ट्री जो होता है, बिल्कुल बड़ा सा बड़ा बार्क ऑफ द ट्री, ये पूरी तरह से डेड है, लेकिन आप देखिए कि डेड होने के बावजूद भी ये कितना मजबूत है, क्योंकि ये पूरे प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिलहाल मैं परमानेंट टिश्यू की बात नहीं कर रहा हूं।
आज के वीडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जरूर खत्म कर दूंगा, तो आप सुनो। अब क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज हैं जिनमें पाए जाने वाले सेल्स लिविंग सेल्स है और ऊपर से वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लांट की बॉडी में उन हिस्सों में मौजूद होंगे जो हिस्से ज्यादातर ग्रो करते हैं। अब प्लांट के बॉडी में ज्यादातर क्या ग्रो करता है? एक बच्चा कहता है जमीन की तरफ जड़ें ग्रो करेंगी जिसे हम रूट्स कहते हैं, और जमीन से ऊपर टहनियां ग्रो करेंगी जिसे हम शूट्स कहते हैं। टहनियों में से पत्तियां ग्रो करेंगी जिन्हें हम लीव्स कहते हैं। लेकिन टहनी जब ग्रो करेगी तो टहनी ऊपर भी जाएगी और टहनी धीरे 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 मोटी भी होगी, यानी चौड़ी भी होगी। तो प्लांट के शरीर में अलग अलग लोकेशंस पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब जगह पे फैले हुए हैं, ना 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 ना, सब जगह तो ग्रो नहीं करती ना, हमें स्पेसिफिक इलाकों में ग्रोथ ज्यादा अच्छी नजर आती है। तो किसी भी प्लांट टिश्यू की अगर बात की जाए, किसी भी प्लांट टिश्यू की कोई भी एक प्लांट टिश्यू है, तो एक प्लांट टिश्यू का टिपिकल डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि किसी भी प्लांट का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसे कहते हैं एपेक्स। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यानी शूट पोर्शन की बात हो रही है, शूट पोर्शन की, यानी प्लांट के टिप पे, यानी अगर ये प्लांट है तो उसके टिप पे, अगर एक प्लांट है तो उसके टिप पे, अगर एक प्लांट है तो उसके टिप पे, ये प्लांट है तो उसके टिप पे, ये प्लांट है तो उसके टिप पे, ये प्लांट इसके टिप पे। तो टिप पे जो सेल्स मौजूद हैं वो हाइट ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, लेंथ ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। यहां पे जो सेल्स मौजूद हैं या जो टिश्यू मौजूद है उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। बिल्कुल सही। और इन्हीं टहनियों के बीच में, यही अगर एक मान लीजिए टहनी है, ये मान लीजिए कोई एक टहनी है, तो इस टहनी को आप देखेंगे समय के साथ साथ ये चौड़ी होगी। इसी टहनी के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम, जिसे हम कहते हैं कैम्बियम, जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। कोई भी टहनी अगर मैं काटता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी टहनी को काटा जाता है तो वो टहनी अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये टहनी के नीचे वाला हिस्सा, ये टहनी के ऊपर वाला हिस्सा। इमेजिन कीजिए मैंने अगर ये टहनी को काट दिया तो वो अंदर से ऐसी दिखाई देगी। इस हिस्से को कहते हैं कैम्बियम सेल, या इसे कैम्बियम टिश्यू भी कहा जा सकता है। ये कैम्बियम सेल एक प्लांट की चौड़ाई चारों तरफ से, एक प्लांट की चौड़ाई चारों तरफ से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट की गर्थ, प्लांट की गर्थ को बढ़ाने के लिए, गर्थ को इंक्रीज करने के लिए। कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करने के लिए। और इस कैम्बियम वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को या कैम्बियम वाले सेल्स को हम लेटरल मेरिस्टम सेल्स कहते हैं, या सिंपल शब्दों में कहूं इसे लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। तो सर ऐसा क्यों लग रहा है कि बातों बातों में आपने पहले प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया डिपेंडिंग अपॉन उसकी लोकेशन क्या है, दूसरा प्रकार का आपने मेरिस्टम बताया अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी लोकेशन क्या है, ऊपर से आपने यह भी बताया कि उसका फंक्शन क्या है। बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह मत भूलो कि प्लांट में अलग अलग लोकेशन पे टहनियां भी उगेंगी, टहनियां उगेंगी और पत्तियां उगेंगी। जिस पॉइंट से टहनियां उगती हैं, जिस पॉइंट से, अगर ये पॉइंट है तो इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं, नोड्स। यहां से टहनियां उगती हैं, और अगर मान लीजिए यहां से कोई पत्ती उग रही है, कोई लीफ उग रही है, तो अगर कोई लीफ उग रही है इस पॉइंट से तो इन पॉइंट को नोड्स कहते हैं, या फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूं इनको इंटरनोड्स कहा जाता है। तो इस पॉइंट पे पाए जाने वाला, इस पॉइंट पे पाए जाने वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, मैं हट जाता हूं आगे से और आपको देखने का मौका देता हूं। बोर्ड पे आपके सामने मेरे द्वारा बनाए गए इस पूरे डायग्राम के अंदर बताई गई इस पूरी डिटेल को मैं कहता हूं कि अच्छे से समझो। ऐसा क्यों लग रहा है कि बातों बातों में मैंने आपको यह बता दिया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द वेरी फर्स्ट टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, चाहे वो टहनी की टिप हो या किसी प्लांट के मेन स्टेम की टिप हो,
अगर उसकी हाइट इंक्रीज कर रही है, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो टिप पे जो सेल्स हैं वही उसे उगाने में, उसे ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। दोज सेल्स और दोज टिश्यूज which are present at the apex means सबसे ऊपर वाला हिस्सा, that meristem is called as apical meristem. So the very first type of meristematic tissue is apical meristem. दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक टहनी की चौड़ाई मीन्स गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है, और जो सेल ऐसा करने में सबसे ज्यादा मदद करता है उसे हम कहते हैं कैम्बियम। Such a meristematic tissue is called as lateral meristem. And now comes the last and the third most type of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टहनियों को, नई नई पत्तियों को, नई नई कलियों को जन्म देने में सबसे ज्यादा मदद करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो क्या मैं बातों बातों में ये बोल सकता हूं कि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लेटरल मेरिस्टम, और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। क्या क्वेश्चन आता है, सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? डिस्क्राइब इन डिटेल देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का एक टिपिकल डायग्राम है। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे, आपको ये डायग्राम जरूर नजर आएगा। बायो की कोई और किताब अगर ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि बायो में ज्ञान बहुत ज्यादा है। आप कोई भी किताब अगर ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानने, पढ़ने, समझने, देखने, परखने का मौका मिल ही जाएगा। बट वॉट एवर आई टेल इज sufficient from the class 9th point of view। आपके लिए चीजें आपको हमेशा बनाने के लिए आ जाता हूं आसान, ताकि नहीं होना पड़े मेरे किसी भी बच्चे को जरा सा भी परेशान। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बातों बातों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक खत्म कर दिया? शुरुआत तो कर दी थी किसकी? प्लांट टिश्यूज की। क्लासिफाई भी कर दिया था किसमें? 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरी कैटेगरी परमानेंट टिश्यू। किसकी बात नहीं करी? परमानेंट टिश्यू की नहीं करी। किसकी बात करी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। कैसे करी? डिटेल में करी। क्या बता के करी? 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। किसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। क्या नाम है? 3 नाम, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और क्या चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो फार आपको सब समझ आया होगा। अगर हाँ तो let me tell you, here I finish this particular video lecture because we have finished with a particular topic। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा साइंस की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज का अगला वीडियो लेक्चर लेके, जिसकी शुरुआत करूंगा वापस से प्लांट टिश्यूज के बचे हुए टॉपिक से, यानी परमानेंट टिश्यूज से शुरुआत होगी। आई होप आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आपने इसे देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। एंड यस, इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।